अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू चैनल कोड डेव। तो आज हम लोग समझने वाले हैं, डीपली डिस्कस करेंगे कि जेवीएम का आर्किटेक्चर क्या होता है और एक जावा का प्रोग्राम बैक एंड पे किस तरह से रन हो रहा होता है। जब उसको हम कंपाइल और रन करते हैं वो किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा होता है और इंटरनली वो किस तरह से काम कर रहा होता है। जेवीएम का आर्किटेक्चर क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में और आपको मैं ये बता दूंगा और ये आपको सही से समझ आ जाएगा और कोई डाउट नहीं रहेगा कि किस तरह से जावा का प्रोग्राम इंटरनली एग्जीक्यूट होता है और जेवीएम का आर्किटेक्चर क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, एक सेपरेट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम अपने जावा की प्रोग्राम को नोट पैड में किस तरह से रन कर सकते हैं। अगर वो चीज़ आपको याद है तो यहाँ पे समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होती। तो मैंने आपको वहाँ पे एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके बताया था, कुछ भी फाइल का नेम दिया था और डॉट जावा मैंने वो फाइल बना दी थी, ठीक है। और उसके अंदर कुछ मैंने जावा का प्रोग्राम लिखा था। प्रोग्राम लिखने के बाद मैंने क्या किया था, यहाँ पे एक कमांड लिखी थी जावा सी। अब जावा सी किस लिए होती थी ये भी बताया था कि जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए मेरे पास जो कमांड होती है वो जावा सी की होती है। अब जावा सी में मेरे पास जब प्रोग्राम मेरा कंपाइल हो जाता है तो मैं एक कमांड लिखता हूँ जावा जावा की। तो अब ये किस लिए होता है, जावा की प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए जावा सी और एग्जीक्यूट करने के लिए जावा की कमांड। और यहाँ पे मैं फाइल नेम दे देता हूँ। अब ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी ये डिस्कस करते हैं जेवीएम के आर्किटेक्चर में। तो सबसे पहली चीज़ ये वो ही फाइल है डॉट जावा की जो मैंने आपको अभी पीछे बताया, ठीक है। जब ये फाइल होती है तो इसको जब मुझे कंपाइल करना होता है तो यहाँ पे क्या होगा, कंपाइल कंपाइल हुआ। अब यहाँ पे कंपाइलर जो भी अपने काम करता है वो सारे चेक करेगा, यानी कि ये सिंटैक्स चेक करेगा कि मेरे प्रोग्राम का सिंटैक्स ठीक है या नहीं। अगर ठीक हुआ तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, अब कंपाइल करने के लिए कौन सी कमांड होती है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जावा सी की कमांड होती है और यहाँ पर फाइल का नेम मैं लिख देता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, बाइट कोड जनरेट होगा, बाइट कोड। और यहाँ पे डॉट क्लास फाइल जनरेट होती है। ये मैंने आपको जब रन करके दिखाया था तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि डॉट क्लास फाइल जनरेट होती है और उसके अंदर मेरे पास जो बाइट कोड होता है वो स्टोर होता है। तो वहाँ पे मैंने दिखाया था जब नोट पैड में हमने रन किया। तो जब हमारे पास कंपाइल हो चुका है, बाइट कोड जनरेट हो गया है, तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। एग्जीक्यूशन प्रोसेस। अब जब एग्जीक्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है और यहाँ से कहानी जाती है जेवीएम के पास। अब यहाँ पे मैं बना देता हूँ जेवीएम का प्रॉपर आर्किटेक्चर, यहाँ पे हम बनाएंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जेवीएम, ठीक है। अब जेवीएम के अंदर आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि जेवीएम के अंदर मेरे पास 3 लेयर्स होते हैं। फर्स्ट मेरे पास होती है क्लास लोडर, सेकंड हमारे पास होती है मेमोरी एरियाज। 5 टाइप के मेमोरी एरियाज इसके अंदर होते हैं। और थर्ड हमारे पास होता है एग्जीक्यूशन इंजन और नेटिव लाइब्रेरीज उसके अंदर होती हैं लेयर 3 के अंदर। तो मैं अब इधर यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मेरे पास क्या है, क्लास लोडर। और इस क्लास लोडर के अंदर 3 चीज़ें मेरे पास होती हैं, लोडिंग, सेकंड मेरे पास होगा लिंकिंग, एक होगा लिंकिंग, और फोर्थ हमारे पास होता है दैट इज इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मेरे पास इसके अंदर होता है। अब इनका काम क्या होता है वो चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि इनका काम क्या होता है, वो डीपली हमें समझ में आएगा। तो अब इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है मेरे पास, एक होता है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप क्लास लोडर प्रॉपर इसका नाम होता है। फिर इसके अंदर प्रेजेंट होता है एक्सटेंशन।
एक्सटेंशन क्लास लोडर, और थर्ड हमारे पास जो आता है एप्लीकेशन क्लास लोडर। एप्लीकेशन क्लास लोडर, अब इनका काम क्या होता है, लेयर 3 बनाते हैं और समझते हैं कि इनका काम क्या होता है। मेरे पास 5 टाइप के मेमोरी एरियाज होते हैं इसके अंदर। और फिर जो फर्स्ट वाला होता है, फर्स्ट मेरे पास होता है मेथड एरिया, सेकंड मेरे पास होता है हीप एरिया, थर्ड मेरे पास होता है स्टैक एरिया, फोर्थ मेरे पास होता है पीसी रजिस्टर, यहाँ पे लिख देता हूँ पीसी रजिस्टर, और जो फोर्थ मेरे पास होता है यहाँ पे नेटिव मेथड एरिया। अब ये 5 टाइप की मेमोरी एरियाज होते हैं मेरे पास इसके अंदर। अब इसके अंदर क्लास लोडर से मैंने स्टार्ट किया था। अब ये जो लोडर होता है, बूटस्ट्रैप, एक्सटेंशन और एप्लीकेशन, इनका काम क्या होता है, यहाँ से जो क्लास ये लेते हैं आती है इनके पास, यहाँ से लेके मेमोरी एरियाज़ के अंदर लोड करना, ये किसका काम होता है, क्लास लोडर का काम। एक बूटस्ट्रैप एरिया एक्सटेंशन एप्लीकेशन क्लास लोडर का काम होता है। तो अब मेरे पास मेथड एरिया के अंदर इन्होंने क्लास को लोड कर दिया। तो जब क्लास लोड हुई तो मेरे पास सबसे पहले एक बिल्ट इन क्लास होती है मेरे पास क्लास के नेम से। अब क्लास के नेम से एक होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनता है मेथड एरिया के अंदर। अब मेथड एरिया के अंदर जब ऑब्जेक्ट बन जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, अब जब ऑब्जेक्ट बन जाता है तो मामला जाता है हीप एरिया के पास, क्योंकि मेथड एरिया के अंदर क्या स्टोर होता है, यहाँ पे मेरे पास स्टोर होता है क्लास लेवल डेटा। जो भी क्लास लेवल डेटा होता है मेरे पास इसके अंदर स्टोर होता है मेथड एरिया के अंदर। और स्टैक जितने भी होते हैं, स्टैक नहीं, जो मेरे पास स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं वो किसके अंदर स्टोर होते हैं, इसके अंदर मेथड एरिया के अंदर। तो मेरे पास यहाँ पे स्टोर हो गया मेथड एरिया के अंदर। अब हीप एरिया के अंदर क्या काम रखा है, अब जितने भी क्लास की ऑब्जेक्ट बने हैं उसका डेटा किसके अंदर स्टोर होता है, हीप एरिया के अंदर। और एक और चीज़ होती है एरे। अब एरे क्या होती है अभी जाके हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे एरे जो होती है वो हीप एरिया के अंदर स्टोर होती है। फिर यहाँ पे ये मेरे पास कौन सा था, ये स्टैक था। तो स्टैक में क्या होता है, हमारे पास जितने भी लोकल वेरिएबल होते हैं। अब लोकल वेरिएबल कौन से होते हैं, जिनका स्कोप सिर्फ मेथड के अंदर ही होता है। तो वेरिएबल के अंदर वो हम देख लेंगे, लेकिन जो लोकल वेरिएबल होता है वो किसके अंदर स्टोर होता है, हीप एरिया के अंदर नहीं, स्टैक एरिया के अंदर। अब बाकी जितने भी मेरे पास यहाँ पे क्लासेस आती हैं, अब क्लासेस आई मेरे पास, उसके अंदर कुछ मेथड्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, ये मेरे पास क्या आ गया, ये चीज़ें इसके अंदर काम करेंगी, ठीक है। तो जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये मेरे पास आ गया स्टैक। अब फॉर एग्जांपल मेथड 1 आया M1, वो इसके अंदर स्टोर हो जाता है। फिर M2 आया, कोई भी मेथड, वो इसके अंदर स्टोर हो जाता है। तो इसी तरह जब मेथड 1 मेथड 2 की कॉल आएगी तो यहाँ से वो निकल के जाएगा और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ से स्टैक से निकल जाएगा। इस वजह से जितनी भी मेथड की कॉल आती हैं वो स्टैक के अंदर स्टोर होते हैं। और यहाँ पे हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं थ्रेड का, यानी कि थ्रेड की फॉर्म में ये स्टोर हो रहे होते हैं। और थ्रेड हम डिस्कस करेंगे, मल्टी थ्रेडिंग का चैप्टर होगा हमारा, उसके अंदर हम देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पीसी रजिस्टर होता है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते इसलिए हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन बता दिए कि कौन से एरियाज़ हमारे पास इसके अंदर होते हैं। अब जब ये सारा काम हो गया, एक लेयर फ्री होती है, वो नेक्स्ट पेज पे बना देता हूँ यहाँ पे जगह में। अब मेरे पास जो आता है, जब मेथड एरिया से काम हो जाता है तो अब काम क्या होता है, एग्जीक्यूट होने का काम। और अब एग्जीक्यूट होने का काम स्टार्ट होता है
मेरे पास। तो ये मेरे पास आ गई लेयर 3, लेयर 1 और लेयर 2 हमने डिस्कस कर ली है उसके अंदर। तो यहाँ पे आता है एग्जीक्यूशन इंजन। एग्जीक्यूशन इंजन हम इसे बोलते हैं, और इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है एग्जीक्यूशन इंजन, ठीक है। अब इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है वो हमारे पास होता है, एक होता है इंटरप्रेटर और एक हमारे पास होता है कंपाइलर, ठीक है। अब मैंने आपको जब C++ का डिफरेंस बताया था तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जावा यूज़ करता है इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों को यूज़ करता है। तो इस वजह से यहाँ पे इंटरप्रेटर भी आता है और कंपाइलर। और कंपाइलर कौन सा आता है? जिट स्टैंड फॉर जस्ट इन टाइम। अब जब पहली दफ़ा एग्जीक्यूट हमारा कोड होता है वो जाता है इंटरप्रेटर के पास, और इंटरप्रेटर उसको क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है और चेक करता है लाइन बाय लाइन। वो लाइन बाय लाइन उसको चेक करता है। और जब ये मामला मेरे पास हो जाता है, अब जब दूसरी दफ़ा मेरे पास मेथड की कॉल आई, तो अब क्या होगा? मेथड वो जाएगा कंपाइलर के पास, डायरेक्ट कंपाइलर के पास जाएगा और वो उसको जस्ट इन टाइम, जो हमारे पास जस्ट इन टाइम होता है, वो उसको क्या करेगा? डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देगा। फिर वो इंटरप्रेटर के पास नहीं जाएगा। इस तरह हमारे पास काम हो रहता है। जब फर्स्ट नंबर जाएगा तो इंटरप्रेटर के पास, जब वो दोबारा जा रहा है लाइन बाय लाइन, उसको चेक नहीं करना, दोबारा एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वो क्या करता है? इसके पास रख लेता है। तो वो अभी कंपाइल नहीं करेगा, वो डायरेक्टली इसको क्या करेगा? एग्जीक्यूट कर देगा। इस तरह से हमारे पास काम हो रहा होता है। इसके अंदर एक और चीज़ होती है, नेटिव मेथड लाइब्रेरीज। अब नेटिव मेथड लाइब्रेरीज क्या होती हैं? नेटिव मेथड लाइब्रेरीज वो होती हैं जो कि किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर लिखी गई होती है। ये जो लाइब्रेरीज होती हैं ये जावा के अंदर नहीं लिखी होती, ये किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर लिखी होती हैं और जावा इनको यूज़ करता है। अब जावा किस तरह यूज़ करता है? यहाँ पे एक लेयर और आती है जिसका नाम होता है हमारे पास इंटरफेस, हम इसे बोलते हैं। और एक मिनट, मैं इसका नाम चेंज करता हूँ, प्रॉपर इसका नाम मैं लिख देता हूँ, जावा नेटिव इंटरफेस, और इसको हम बोल देते हैं JNI, जावा नेटिव इंटरफेस। इसका काम क्या होता है? जावा नेटिव लाइब्रेरीज और यहाँ पे एग्जीक्यूशन इंजन को आपस में कम्युनिकेट कराने का काम ये हमारे पास JNI हमारे पास करता है। अब पीछे जो मैंने अभी आपको बताया है, मैंने आपको बताया था जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था क्लास लोडर। अब क्लास लोडर के अंदर मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी। एक मेरे पास था लोडिंग वाला, एक था लिंकिंग वाला, और एक मेरे पास था इनिशियलाइजेशन वाला, ठीक है। लोडिंग मैंने आपको बता दिया कि जब एक क्लास आती है उसके पास वो लोड करना मेमोरी एरियाज़ के अंदर वो किसका काम होता है? यहाँ पे क्लास लोडर का काम होता है। अब लिंकिंग का क्या मतलब है? लिंकिंग चेक करता है कि मेरे पास जो अभी कोड आया है वो करेक्ट बाइट कोड है या नहीं। करेक्ट का मतलब क्या है कि जब वो एग्जीक्यूट होता है तो उसका बाइट कोड जनरेट होता है, उसके अंदर जो भी हम छेड़खानी करेंगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि वो गलत हो जाएगा। इस केस में वो चेक करता है हमारे पास लिंकिंग। अब लिंकिंग के अंदर एक और प्रोसेस होता है हमारे पास प्रिपरेशन, मैंने आपको बताया था। अब प्रिपरेशन क्या करता है? जितनी भी हम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं या फिर उसके अंदर जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं उनको कर देता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू के अंदर इनिशियलाइज। डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब क्या है कि मेरे पास इंट है, अब इंट की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो इस केस में वो क्या कर देगा? 0 कर देगा।
फ्लोट की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो 0.0 होती है, तो वो क्या कर देगा, इसको इनिशियलाइज़ कर देगा। और अब जो इनिशियलाइज़ हो गई और मैंने जो ओरिजिनल वैल्यू अपने प्रोग्राम के अंदर दी थी, फॉर एग्ज़ाम्पल इंट एज, यहाँ पे जो एज थी वो 0 से इनिशियलाइज़ हो गई थी। अब एज मैंने दी थी 20, और अब जो वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू असाइन होगी वो कौन करेगा, वो करेगा इनिशियलाइजेशन। ये प्रॉपर यहाँ पे इनिशियलाइज हो जाएगा। तो ये प्रॉपर जेवीएम का आर्किटेक्चर होता है। और मेमोरी एरियाज हमने देख लिए कि किस तरह से ये काम करते हैं, कौन सा डाटा हमारे पास उसके अंदर जाता है। फिर हमने देखा एग्जीक्यूशन इंजन क्या होता है। एग्जीक्यूशन इंजन के अंदर हमारे पास कंपाइलर भी होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है। फर्स्ट दफ़ा जो हमारे पास कोड जाता है वो कंपाइलर के पास नहीं जाता, इंटरप्रेटर के पास जाता है। और जब सेकंड या फिर बार बार कॉल आ रही है हमारे पास, तो वो किसके पास जाता है, डायरेक्टली इंटरप्रेटर के पास नहीं जाता, वो कंपाइलर के पास जाता है। और कंपाइलर उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है, कंपाइल भी नहीं करता। फिर हमने देखा कि नेटिव लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं। नेटिव लाइब्रेरीज़ वो होती हैं किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर लिखी जाती हैं और जावा उनको यूज़ करता है। तो उनके दरमियान में और जो हमारे पास एग्जीक्यूशन इंजन होता है उनके दरमियान में कम्युनिकेशन कराने का काम कौन करता है, जीएनआई जावा नेटिव इंटरफेस हमारे पास ये काम कर रहा होता है। तो ये था प्रॉपर आर्किटेक्चर। तो ये समझना बहुत ज़रूरी था। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा कि हमारे पास किस तरह से जेडीबी काम कर रहा होता है। इस वीडियो के अंदर हमने जावा का जेवीएम का आर्किटेक्चर देखा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।